Bismillahirrahmanirrahim. So we were doing stress and its management from section E of behavioral sciences. Next question था physical manifestations of stress. जब मैंने आपको साइकोसोशल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस बताए थे साइकोट्रॉमा में, तो यही ऑलमोस्ट सेम रिपीट हो रहे हैं. यहाँ पे हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था फिज़िकल, इमोशनल, कॉग्निटिव. एक मिनट रोटेट हो गया शायद. अच्छा, यहाँ पे बड़ी डिटेल से बताया था मैंने आपको कि फ़िज़िकल, इमोशनल, कॉग्निटिव क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं स्ट्रेस के. अब वही ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है. उन्होंने पूछा फिज़िकल मैनिफेस्टेशंस स्ट्रेस की क्या क्या हैं. वहाँ पे हमने उसकी कॉग्निशन वाली और इमोशनल पढ़ी थी और स्टार्ट में फ़िज़िकल थी. उसकी इतनी डिटेल नहीं थी. फ़िज़िकल में बस आपको बता दिया कि ईटिंग डिस्टर्बेंसेस होते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, सेक्शुअल डिस्टर्बेंसेस हैं. अब यहाँ पे हमने फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, तो उसमें बॉडी का जो है इंडिविजुअल सिस्टम वाइज हम इसको करेंगे क्लासीफाई कि CVS के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आता है स्ट्रेस का, GIT पे हार्मोनल इम्पैक्ट क्या होता है बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम या फिर आपको जैसे स्किन से रेलिवेंट क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या क्या आ रहे हैं. अब ये बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, इसमें से अगर आपको 2-3 भी याद रह जाएँ तो वो इनफ है. उतना ही आपने पेपर में लिखना है. फिज़िकल मैनिफेस्टेशन स्ट्रेस की क्या है. सबसे पहले आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, तो ये आप एक दफ़ा सुन लें, आपको याद करने की तो ज़रूरत नहीं, साथ ही याद हो जाएगा इंशाल्लाह. हाइपर टेंशन है यानी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. सबसे पहले कोई इंसान स्ट्रेस में हो, गुस्से में हो, परेशानी में हो, तो उसका जो है वो BP अब नॉर्मल होता है, BP शूट करता है. फिर MI हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक हो सकता है उसे. माइग्रेन या हेडेक हो सकती है. एरिदमिया यानी एबनॉर्मल इसकी हार्ट बीट होगी. हार्ट अटैक, MI सेम ही है. मायोकार्डियल इन्फेक्शन या टैकीकार्डिया, तो उसका एरिथमियाज हो सकते हैं. एरिथमियाज में आपको पता है ना ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया वगैरह आते हैं, लेकिन मोस्टली ना स्ट्रेस रेलिवेंट होती है टैकीकार्डिया से कि हार्ट रेट अब नॉर्मल होगा और वो इंक्रीज़ होगा. टैकीकार्डिया होगा. हाइपर टेंशन होगी यानी ब्लड प्रेशर हाई होगा. मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकती है, माइग्रेन या हेडेक वगैरह. अब किसी चीज़ के लिए बहुत परेशान हो तो सबसे पहले आपका सर ही दुखता है नॉर्मली ना, तो उस चीज़ से आपको याद रहेगा. CVS में ये सारे चेंजेस आएंगे या डिसऑर्डर्स आएंगे. फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऐसे हो गए. GIT में कोई पेपर भी हो तो बहुत से स्टूडेंट्स में ऐसे होता है कि उनका पेपर से पहले पेट में दर्द हो रही होती है, पेट ख़राब हो रहा होता है, लूज बाउल मूवमेंट्स होती हैं. तो GIT का वो आपके पेपर किस वक्त आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं, आप टेंशन ले रहे होते हैं, तो GIT में क्या क्या चेंजेस आते हैं. क्रॉनिक स्ट्रेस में ना गैस्ट्रिक अल्सर्स बन जाते होते हैं. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे हम IBS भी कहते हैं. क्रोहन्स डिजीज़ है. अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये इन दोनों को मिला के ही बनता है ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. ड्यूडिनल अल्सर, ये सारा कुछ आ सकते हैं GIT में. GIT रेलिवेंट क्या है कि आपकी बाउल मूवमेंट अब नॉर्मल हो जाएगी, आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स होंगे, क्रोहन्स डिजीज़ हो सकती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, या फिर अल्सर्स ड्यूडिनल अल्सर्स, ड्यूडिनम में अल्सर हो सकते हैं. GIT के अल्सर्स मेनली कॉमन है इन स्ट्रेस. हार्मोनल चेंजेस में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपर पैराथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म. इनको साथ अगर कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हाइपोग्लाइसीमिया है तो साथ ही हाइपरग्लाइसीमिया है. जैसे हम कह लेंगे वो डायबिटीज़ में नॉर्मली शुगर लेवल बॉडी का इंक्रीज़ हो रहता है ना, तो हाइपोग्लाइसीमिया एंड डायबिटीज़. हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है. हाइपो पैराथायराइडिज्म या हाइपर पैराथायराइडिज्म हो सकता है. मेंस्ट्रुअल प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या ओबेसिटी, तो वही है ना, हार्मोन्स का लेवल या कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है ड्यू टू स्ट्रेस. नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं. एलर्जीज हो सकती हैं, कैंसर, एड्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में सिस्टेमिक ल्यूपस क्या था, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, SLE, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है, माइस्थीनिया ग्रेविस है, सोरियासिस है. ये सारी आपको नहीं भी याद रहती तो एलर्जी से ही है, एलर्जी कर लें. एड्स, अभी कैंसर लिखा हुआ है या एड्स है या फिर सारी बीमारियाँ, ये डायरेक्टली यही नहीं होता कि सिर्फ आपको एक अकेली स्ट्रेस है उसी की वजह से आपको कैंसर हो जाएगा. सब बहुत से और भी अंडरलाइन फैक्टर्स हैं. रिस्क फैक्टर है काइंड ऑफ स्ट्रेस ना, कैंसर का एक रिस्क फैक्टर है. कैंसर्स की मोस्ट ऑफ द कैंसर्स की ना जो वो एक्चुअल कॉज इट्स रेलिवेंट टू जेनेटिक्स है, या फिर उनके आप कह लें कि एक्चुअल अंडरलाइन कॉज पता ही नहीं है, उनके ऊपर रिसर्च हो रही है. जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी अभी एग्जैक्ट कॉज नोन नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च जारी है, लेकिन उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं कि जो पेशेंट कैंसर के स्पेसिफिकली अगर ब्रेस्ट कैंसर के था, जो उसके पेशेंट्स आए उनमें देखा गया कि उनकी लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें थी कॉमन थी.
तो एक जो स्ट्रेस वाला फैक्टर है ना, वो इट्स अ काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर कि उन पेशेंट्स में देखा गया। तो ये चीज़ मतलब कि वो डायरेक्टली स्ट्रेस से आपको कैंसर ही नहीं होता था, वो अंडरलाइन का एक रिस्क फैक्टर है। क्रोनिक कंडीशंस, क्रोनिक अंडरलाइंग स्ट्रेस हो तो उनसे सारी डिजीज़ हो सकती हैं। रेस्पिरेटरी में है, एस्थमा हो सकता है, टीबी है, हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम, अगेन जैसे मैंने बताया कि ये डायरेक्टली अकेले स्ट्रेस से ही नहीं होती, बाकी सारी भी अंडरलाइंग फैक्टर्स होते हैं। इंटीग्यूमेंट्री में प्रोराइटस है, सोरिएसिस, एक्नी तो स्किन का याद रहेगा ना, ये कर लें आप, एलोपेशिया, जेनिटल वार्ड्स हैं, न्यूरोडर्माटाइटिस। आप इसमें से एक्नी याद रख लें। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में आपको टेंशन में या प्रॉफ सीजन में मोस्टली स्टूडेंट्स को एक्नी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। न्यूरोमस्कुलर में है, क्रॉनिक पेन होती है। ये लास्ट वाले पेज पे भी हमने डिस्कस किया था कि क्रॉनिक पेन के साथ हुआ था, जिसको स्ट्रेस होती है उसको ना क्रॉनिकली वो पेन का शिकार होते हैं, उनको लग रहा होता है कि उनको पेन हो रही है, उनकी जो नॉर्मल डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो इफ़ेक्ट हो रही होती हैं, बहुत थकावट महसूस हो रही होती है। तो और हेडेक है, सैक्रोइलिक पेन होती है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में पेन होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रेनॉल्ड्स डिजीज़। ये एक टॉपिक मैंने आपको शायद पहले कराया था, वो उसका नेम था कि मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। बीएस में मेरे ख्याल स्टार्ट में मैंने एक चैप्टर में सेक्शन ए में कवर कराया था कि कुछ होती हैं ना डिजीज़ जिनकी कोई अंडरलाइंग मेडिकल कॉज नहीं होती, बट स्टिल आपको वो डिजीज़ हो रही है, आपको पेन हो रही होती है। तो उसी में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की पेन है। मैं एक मिनट दिखाती हूँ आपको, वेट। बुक मैंने देखी है, अभी मुझे मिली नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, उसका नेम लिख के ना कमेंट सेक्शंस में ऐड कर लेते हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन हैज़ वेरी टफ रूटीन with long hours and excessive workloads. He is further stressed because of death of his friend. What emotional manifestations of stress are expected? What psychological interventions you will suggest to him? अब सबसे पहले उन्होंने कहा है कि एक पर्सन है, इसमें सिनेरियोस में सारे स्ट्रेस रिलेवेंट जो क्वेश्चन हैं उनका इसी तरह आएगा। तो उसके बाद आपसे पूछा होगा कि आप बताएं, फिजिकल मैनिफेस्टेशंस बताएं, और उसके क्या आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस पे क्या इफेक्ट आता है, तो वो आपसे पूछेंगे स्पेसिफाई करके। अब इधर उन्होंने इमोशनल मैनिफेस्टेशंस पूछी हैं, पहले फिजिकल मैनिफेस्टेशंस पूछी थी इस क्वेश्चन में। इमोशनल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या आ सकती हैं? हर बंदा या किसी को भी स्ट्रेस आती है तो वो दो डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या सिंपैथेटिक सिस्टम उसका डोमिनेट कर रहा होता है वहाँ पे, या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं सिंपैथेटिक रिएक्शंस को, दे टेंड टू शो एंजाइटी, फियर, एंगर एंड इरिटेबिलिटी। दिस ट्राई टू एक्सप्रेस इट बाय फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, या उसको ही फाइट एंड फ्लाइट को ही फ्राइट एंड फ्लाइट लिखा हुआ सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को, ठीक है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्डर्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिस्पॉन्डर्स, दे टेंड टू शो गिल्ट, ग्रीफ, सैडनेस, डिप्रेशन, abundant feeling, isolated, they tend to avoid seeking support from others. जो सिंपैथेटिक सिस्टम वाले होंगे ना, उन्होंने गुस्सा शो करना है, उनको एंजाइटी होगी, फियर होगा। और जो पैरासिम्पैथेटिक वाले वो ज़रा गिल्ट वाले में रहते हैं, वो थोड़ा ना गमगीन और वो सैड फेज की तरफ जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं और दूसरे अपना एंगर शो करते हैं। तो ये दो तरह की इमोशनल मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन था कि आपने क्या साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस करनी है। सबसे पहले तो इसमें सारी जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताई थी ना आपको, स्ट्रेस एंड डिसमैनेजमेंट वाली, ये सारे पॉइंट्स आने हैं। टाइम इम्प्रूवमेंट करें, पर्सनल और वोकेशनल एक्टिविटीज़ को परस्यू करें, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी हो, पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करें, दूसरों की मदद करें, सोशल सपोर्ट सिस्टम अपना बिल्ड करें, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज हों, ये सारा कुछ इसमें आएगा। उसके अलावा क्या है, स्टार्ट आप इसको किस तरह करेंगे? गोल इज़ टू अचीव अ स्टेट व्हेन अ पर्सन इज़ मैनेजिंग स्ट्रेस इफेक्टिवली। वेयर अ पर्सन इज़ मैनेजिंग स्ट्रेस इफेक्टिवली, कि आपका गोल है कि एक ऐसी स्टेट को अचीव किया जाए कि जहाँ पे एक इंसान स्ट्रेस को बड़ा इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है, उसकी हेल्थ अच्छी है और इज़ रिलैक्स, इम्प्रूविंग हिज कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। स्ट्रेसर्स को मैनेज करें, अपने एटीट्यूड को चेंज करें, मैनेज करें, कैन डू एटीट्यूड अपनाएं कि मैं कर सकता हूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन। तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर को इम्प्रूव करें, और बाकी मैंने इधर मेंशन भी कर दिया कि सेम आंसर ही आएगा एज ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। तो बिहेवियरल साइंसेस में ना थोड़ा आपका लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप जो स्टोरी पोर्ट्रे कर रहे हैं वो अच्छे से करें, उसी चीज़ के मार्क्स आपको ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि इसको स्टार्ट ऐसे कर लें, दैट आवर गोल इज़ टू अचीव अ स्टेट वेयर अ पर्सन इज़ मैनेजिंग स्ट्रेस इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ।